नमस्ते, स्वागत है आपका माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। आज की कहानी किसी महापुरुष की नहीं, बल्कि हम जैसे उन हजारों लोगों की है जो रोजाना एक अदृश्य जंग लड़ रहे हैं। खिड़की के बाहर दोपहर की धूप तेज हो रही है और दफ्तर की एयर कंडीशनिंग की उस हल्की सी सरसराहट के बीच अर्जुन अपनी डेस्क पर बैठा अपनी भारी होती पलकों से जूझ रहा है। घड़ी में ठीक 3 बज रहे हैं। ये वो वक्त है जिसे अर्जुन अपनी जिंदगी का डेड जोन कहता है। उसे लगता है कि उसकी खोपड़ी के अंदर कोई धीरे धीरे रुई भर रहा है। सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखे शब्द अब उसे नाचते हुए लग रहे हैं। अर्जुन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उम्र करीब 28 साल, और उसकी पूरी पहचान उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर टिकी है। उसे बचपन से सिखाया गया है कि रुकना मतलब हारना है और सोना वो तो सिर्फ आलसियों का काम है। वो अपनी कुर्सी के हत्थे को जोर से पकड़ता है और सोचता है कि शायद एक और डबल शॉट एस्प्रेसो उसे इस सुस्ती के दलदल से बाहर निकाल लेगी। उसे वो टाइप वाली कहावत याद आती है कि जितना ज्यादा काम करोगे उतने ही सफल होगे। लेकिन सच तो ये है कि उसका दिमाग अब उसे धोखा दे रहा है। उसे याद ही नहीं आ रहा कि उसने अभी 5 मिनट पहले क्या कोड लिखा था। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये उस पूरी वॉकिंग टायर्ड पीढ़ी की दास्तां है जो चलते फिरते जिंदा लाशों की तरह बस अगले कैफीन फिक्स का इंतजार कर रही है। दिक्कत यह है कि हम सब एक फटीग डेनाइल की दुनिया में जी रहे हैं, जहां थकना एक गुनाह मान लिया गया है। अर्जुन को याद आता है कि कैसे कल रात उसने सिर्फ 6 घंटे की नींद ली थी, क्योंकि उसे लगा कि नींद तो सबसे एक्सपेंडेबल चीज है जिसे जरूरत पड़ने पर काटा जा सकता है। उसे लगता था कि नींद बचाकर वो वक्त कमा रहा है, पर असल में वह अपनी सेहत और समझदारी का सौदा कर रहा था। जैसे किसी बड़े जहाज का कप्तान थकान की वजह से चट्टान नहीं देख पाता और पूरा जहाज डूब जाता है, वैसे ही अर्जुन को महसूस हो रहा है कि उसकी एकाग्रता की छोटी छोटी नावें हर रोज डूब रही है। उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है, छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आता है और कभी कभी तो उसका मन करता है कि बस सर पटक कर रो दे। उसे लगता है कि शायद ये स्ट्रेस्ड है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा कि उसके पीछे छिपा असली शैतान फटीग है। हमारे पूर्वज शायद ज्यादा समझदार थे, जो कुदरत की लय को समझते थे, लेकिन हमने बल्ब का आविष्कार क्या किया? हमने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को ही चुनौती देना शुरू कर दिया। हम भूल गए कि हमारा शरीर और दिमाग किसी मशीन की तरह एक सीधी लकीर में काम नहीं करते, बल्कि उनमें लहरें होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं। अर्जुन की नजर अपने बगल वाली डेस्क पर बैठे एक सीनियर कलीग मिस्टर खन्ना पर पड़ती है। खन्ना जी की उम्र 50 के पार होगी, लेकिन इस तपती दोपहर में भी वे ताजादम लग रहे हैं। उनकी आंखों में वो धुंध नहीं है जो अर्जुन की आंखों को घेरे हुए है। अर्जुन अक्सर उन्हें लंच के बाद अपनी कार में जाते हुए देखता है, जहां वे करीब 20 मिनट बिताकर वापस आते हैं और फिर शाम तक एकदम फोकस होकर काम करते हैं। अर्जुन को हमेशा लगता था कि खन्ना जी पुराने ख्यालों के आदमी हैं, जिन्हें शायद मॉडर्न वर्क कल्चर की तेजी समझ नहीं आती। लेकिन आज जब अर्जुन का अपना दिमाग जवाब दे रहा है, उसे महसूस होता है कि शायद खन्ना जी के पास कोई सीक्रेट वेपन है। वो सोचता है कि क्या सच में इंसान को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो सुबह से रात तक बिना रुके एक ही लय में काम कर सके? अगर वो जानवरों को देखे तो क्या कोई भी जीव अपनी पूरी नींद एक ही बार में पूरी करता है? नहीं, सब किस्तों में सोते हैं। सिर्फ हम इंसान ही हैं जो अपनी डीएनए में लिखी हुई इस बाइफेसिक स्लीप की जरूरत को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद को एक ऐसे साँचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं जो कुदरती है ही नहीं। ये दोपहर वाली सुस्ती, जिसे हम अक्सर पोस्ट लंच डिप कहकर खाने पर दोष मढ़ देते हैं, असल में हमारे अंदर की जैविक घड़ी का एक इशारा है। अर्जुन को लगता था कि भारी लंच की वजह से उसे नींद आ रही है, लेकिन सच तो यह है कि अगर वो खाना न भी खाता तो भी उसका शरीर उसे इसी वक्त सुस्ताने का सिग्नल देता। ये सुस्ती हमारे सिस्टम का हिस्सा है, जैसे सूरज का ढलना या लहरों का पीछे हटना।
पुराने जमाने में रोम के लोग इसे सेक्स्टा कहते थे, यानी दिन का छठा घंटा, जब पूरी दुनिया थम जाती थी। आज हमने उस सीस्टा को मार दिया है और उसकी जगह एनर्जी ड्रिंक को दे दी है। लेकिन कड़वा सच ये है कि कोई भी दवाई या पाउडर नींद का विकल्प नहीं हो सकता। अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं, शायद बहुत ज्यादा कॉफी की वजह से। उसे अपनी गर्लफ्रेंड मीरा का ख्याल आता है, जिससे उसकी अक्सर बहस होती है, क्योंकि शाम को घर पहुंचते ही वो इतना थका होता है कि ठीक से बात भी नहीं कर पाता। उसकी पर्सनल लाइफ भी इसी थकान की भेंट चढ़ रही है। वो बस एक ऐसी मशीन बनता जा रहा है जिसकी बैटरी कभी पूरी तरह चार्ज ही नहीं होती। मिस्टर खन्ना अचानक अपनी जगह से उठते हैं और अर्जुन की डेस्क के पास आकर रुकते हैं। वे अर्जुन का उतरा हुआ चेहरा देखते हैं और हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, अर्जुन, तुम एक हारी हुई जंग लड़ रहे हो। तुम्हारा दिमाग इस वक्त एक ऐसी जमीन की तरह है जो प्यासी है और तुम उसे पानी देने के बजाय उस पर हल चलाए जा रहे हो। अर्जुन थोड़ा झेम जाता है और कहता है, सर, बहुत काम है, डेडलाइन सिर पर है, सोने का वक्त कहाँ है? खन्ना जी हंसते हुए कहते हैं, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। तुम 2 घंटे इस थके हुए दिमाग से काम करोगे और फिर भी गलतियां सुधारने में 1 घंटा और लगाओगे। उससे बेहतर है कि तुम अपनी कुदरत से दोस्ती कर लो। तुम्हें पता है, इतिहास के सबसे बड़े लीडर्स और वैज्ञानिक सिर्फ इसलिए महान नहीं थे कि वे बहुत काम करते थे, बल्कि इसलिए थे क्योंकि उन्हें पता था कि कब रुकना है। अर्जुन को ताज्जुब होता है। उसे लगता था कि महान लोग कभी नहीं सोते। खन्ना जी उसे समझाते हैं कि यह कोई आलस नहीं, बल्कि एक वेलनेस टेक्नोलॉजी है जिसे हम भूल चुके हैं। वे उसे एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने को कहते हैं जहां उसका मूड हमेशा अच्छा हो, जहां उसकी सोचने की शक्ति तेज हो और जहां उसे दिन भर थकान महसूस न हो। अर्जुन पूछता है, क्या ऐसा मुमकिन है? खन्ना जी आंख मारते हुए कहते हैं, हाँ, बस तुम्हें अपनी इस बायोलॉजिकल ड्रम की ताल पर नाचना सीखना होगा। अर्जुन पहली बार गहराई से सोचता है कि क्या वो वाकई अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है या वो बस इसी थकान के अंधेरे में भटकता रहेगा। वो अपनी आंखें बंद करता है और खुद से पूछता है कि अगर वो इस परफेक्ट वर्ल्ड में होता तो वो क्या करता? क्या वह तब भी इसी तरह खुद को प्रताड़ित करता? उसे अपनी नर्सरी की वो नैप टाइम याद आती है जब सोना एक खेल हुआ करता था और आज वही सोना एक अपराध बोध बन गया है। वो महसूस करता है कि उसके शरीर के अंदर जो हजारों कोशिकाएं हैं, वे सब एक लय में चिल्ला रही हैं कि उन्हें बस थोड़ी सी शांति चाहिए ताकि वे मरम्मत का काम शुरू कर सके। उसे अपनी मां की याद आती है जो हमेशा कहती थी कि दोपहर में थोड़ी देर आंख मूंद लेने से उम्र लंबी होती है। अर्जुन को लगता है कि शायद विज्ञान भी अब वही कह रहा है जिसे हमारी संस्कृति सदियों से जानती थी। वो तय करता है कि आज वो उस टाइप अ फैलेसी को चुनौती देगा। वो अपने लैपटॉप को स्लीप मोड में डालता है, जो शायद उसके खुद के दिमाग का इस वक्त सबसे सटीक वर्णन है। वो उठता है और खिड़की के पास जाकर बाहर की दुनिया को देखता है, जहां हर चीज अपनी एक रफ्तार से चल रही है, सिवाय इंसान के जो बेवजह की दौड़ में सबसे आगे निकलने की कोशिश में खुद को ही पीछे छोड़ता जा रहा है। उसे समझ आने लगता है कि यह थकान कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक पुकार है उस शांति की जो उसे फिर से नया बना सकती है। खन्ना जी अर्जुन को दफ्तर के उस शांत कोने की तरफ ले गए, जहां एक पुराना और थोड़ा घिसा हुआ सोफा रखा था, जिसे देखकर अर्जुन को अपने कॉलेज के दिनों के उस काउच की याद आ गई, जिस पर वो अक्सर हार मानकर गिर पड़ता था। खन्ना जी ने उसे बैठने का इशारा किया और बोले, अर्जुन, हम सबको लगता है कि नींद का मतलब बस दुनिया से कट जाना है, जैसे किसी ने बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया हो। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। असल में जब तुम सो रहे होते हो तो तुम्हारा दिमाग एक बेहद जटिल फिल्म की तरह काम कर रहा होता है, जिसके 5 अलग अलग हिस्से या स्टेजेस होते हैं और हर हिस्सा अपना एक खास काम बखूबी अंजाम देता है। अर्जुन ने अपनी भारी आंखों से उन्हें देखा
मानो पूछ रहा हो कि इसमें उसका क्या फायदा। खन्ना जी ने बात आगे बढ़ाई। देखो, जैसे ही तुम आंखें मूंदते हो, तुम स्टेज 1 में दाखिल होते हो। ये सिर्फ कुछ ही मिनटों का एक वार्म अप है, जहां तुम्हारी सोच और हकीकत के बीच का पर्दा धुंधला होने लगता है। इसके बाद शुरू होता है स्टेज 2 फीट, जिसे तुम नींद का सूप स्टॉक कह सकते हो, क्योंकि ये बाकी सब चीजों को अपने अंदर समेटे रखता है। हमारी आधी से ज्यादा नींद इसी हिस्से में बीतती है, और ताज्जुब की बात यह है कि तुम्हारी अलर्टनेस और कंसंट्रेशन को दोबारा जगाने का सबसे बड़ा जिम्मा इसी का है। अर्जुन को लगा कि शायद यही वो वजह है कि वो कॉफी पीकर भी एकाग्र नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग को वो स्टेज 2 फीट वाला सुकून नहीं मिल रहा था। खन्ना जी ने उसे स्पिंडल्स के बारे में बताया, जो दिमाग के अंदर किसी बिजली की चिंगारी की तरह काम करते हैं और हमारे सीखने की क्षमता या मोटर लर्निंग सर्किट को वेल्डिंग करके मजबूत बनाते हैं। जब तुम कोड लिख रहे होते हो या अपनी उंगलियों से कीबोर्ड पर जादू कर रहे होते हो, तो वो इसी स्टेज की बदौलत मुमकिन हो पाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद आती है वो डीप डार्क वर्ल्ड, जिसे हम स्लो वेव स्लीप या SWS कहते हैं। यहां तुम्हारा शरीर एक इंटरनल हैंडमैन की तरह काम करना शुरू कर देता है। ग्रोथ हार्मोन्स का छिड़काव होता है, जो तुम्हारी थकी हुई मांसपेशियों और ऊतकों या टिश्यूज की मरम्मत करते हैं। ये वो समय है जब तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल पूरी तरह बंद हो जाता है और तुम्हारा शरीर खुद को फिर से जवान बनाने में जुट जाता है। अर्जुन ने अपनी बाहों की तरफ देखा, जो पिछले कुछ घंटों से पत्थर की तरह भारी महसूस हो रही थी। उसे अब समझ आ रहा था कि उसे स्ट्रेस नहीं बल्कि मरम्मत की जरूरत थी। और अर्जुन, सबसे दिलचस्प तो रेम स्टेज है, जहां तुम्हारी आंखें पलकों के पीछे तेजी से नाचती है। यहां तुम्हारी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता का कारखाना चलता है, जहां बेतुके ख्याल जुड़कर कुछ नया बनाते हैं। अगर तुम्हें कोई जटिल समस्या सुलझानी है या कुछ नया सोचना है, तो तुम्हें इस रेम विंडो की सख्त जरूरत है, क्योंकि यही तुम्हारी यादों को मजबूत और पक्का करता है। खन्ना जी की बातें अर्जुन के दिमाग में उन पुरानी गुत्थियों को सुलझा रही थी, जो वो सालों से नहीं समझ पाया था। लेकिन याद रखना, खन्ना जी ने उसे टोकते हुए कहा, दोपहर की नींद या नैप का सबसे बड़ा डर लोगों को स्लीप इनर्शिया लगता है, यानी वो भारीपन और सुस्ती जो सोकर उठने के बाद महसूस होती है। ये तब होता है जब तुम बहुत गहरी नींद या स्लो वेव स्लीप के बीच में अचानक जाग जाते हो। इसका इलाज बहुत सीधा है। या तो अपनी झपकी को सिर्फ 20 मिनट तक सीमित रखो, ताकि तुम गहरी नींद के गड्ढे में गिरो ही नहीं, या फिर पूरे 90 मिनट का वक्त लो, ताकि तुम अपना एक पूरा स्लीप साइकिल पूरा करके वापस लाइट स्लीप में आ जाओ। अर्जुन ने महसूस किया कि वो अब तक बिना किसी नक्शे के अंधेरे में हाथ पांव मार रहा था, जबकि उसका शरीर खुद उसे अपनी जरूरतें बता रहा था। जब तुम सुबह सोकर उठते हो, तो तुम्हारे दिमाग पर स्लीप प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे दिन बीतता है, यह दबाव और गहरा होता जाता है। तुम्हारी सुस्ती इसी दबाव का नतीजा है, जिसे तुम्हारा शरीर स्लो वेव स्लीप के जरिए कम करना चाहता है। अगर तुम सही वक्त पर एक छोटा सा नैप ले लो, तो तुम इस प्रेशर को रीसेट कर सकते हो और शाम तक उतने ही ताजा रह सकते हो जितने तुम सुबह थे। अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा, जहां धूप अब थोड़ी ढल चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक नई उम्मीद की किरण जाग रही थी। उसे लग रहा था कि वो अब तक सिर्फ सरवाइव कर रहा था, लेकिन अब उसके पास थ्राइव करने का एक वैज्ञानिक तरीका था। खन्ना जी की बातों ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि अपनी कुदरत के खिलाफ लड़कर वो कभी नहीं जीत पाएगा। उसे तो बस अपनी लय को दोबारा पहचानना था। अर्जुन ने अपनी आंखें धीरे से मूंद ली और उन 16 चरणों वाली रिलैक्सेशन प्रक्रिया के बारे में सोचने लगा, जिसका जिक्र खन्ना जी अक्सर करते थे। उसने अपने शरीर के एक एक हिस्से को ढीला छोड़ना शुरू किया, अपने कंधों की उस जकड़न को महसूस किया जो महीनों से वहां डेरा डाले हुए थी। उसे समझ आया कि नैप लेना कोई वक्त की बर्बादी नहीं,
बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है जो उसे ज्यादा समझदार और फुर्तीला बना देगा। उसने अपने दिल की धड़कन को धीरे होते हुए महसूस किया और पहली बार उसे उस क्वाइट रूम की खामोशी से डर नहीं लगा, बल्कि वो खामोशी उसे अपनी बाहों में बुला रही थी ताकि वो उसे फिर से नया बना सके। वो अब उस वॉकिंग टायर्ड भीड़ का हिस्सा नहीं रहना चाहता था। उसे तो बस उस 20 मिनट के जादुई सफर पर निकलना था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। अर्जुन का दिमाग अब उन अल्फा वेव्स की लहरों पर तैर रहा था जो उसे सुकून और गहरी नींद के उस दरवाजे तक ले जा रही थी जिसे उसने सालों से बंद कर रखा था। खन्ना जी की बातों ने अर्जुन के दिमाग के किसी कोने में एक जासूसी बत्ती जला दी थी। उसे एहसास हुआ कि अब तक वो अपनी थकान को बस एक बोझ समझ रहा था, लेकिन अब उसे अपना खुद का स्लीप साइंटिस्ट बनना था। खन्ना जी ने उसे समझाया कि बिना अपनी आदतों का हिसाब रखे वो कभी नहीं समझ पाएगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी कहाँ खो रही है। उन्होंने अर्जुन को एक स्लीप प्रोफाइल तैयार करने की सलाह दी जिसमें उसे अगले 2 हफ्तों तक अपनी हर छोटी बड़ी आदत को दर्ज करना था, जैसे वो कितनी बार कॉफी पीता है, कब चिड़चिड़ा होता है और उसकी एकाग्रता का ग्राफ कब गिरता है। अर्जुन ने जब अपनी डायरी निकाली तो उसे सबसे पहले उस एपवर्थ स्लिपनेस स्केल का ख्याल आया जिसका जिक्र खन्ना जी ने किया था। इस पैमाने पर अर्जुन ने खुद को परखा तो नतीजे चौंकाने वाले थे। मीटिंग में बैठे बैठे झपकी आना या काम के दौरान अचानक खो जाना ये संकेत दे रहे थे कि उसकी नींद की कमी मॉडरेट से सीवियर की तरफ बढ़ रही है। उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी सर्वाइवल मोड में जी रहा है, जहां वो अपनी हर थकान को कैफीन के कप से दबाने की कोशिश करता है, जिसे वो एक क्रच या बैसाखी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। खन्ना जी ने अर्जुन की कॉफी के मग की तरफ इशारा करते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि ये कैफीन तुम्हारे सिस्टम में 7 घंटों तक सक्रिय रहता है? अगर तुम दोपहर के स्लंप से बचने के लिए इसे पी रहे हो तो तुम अनजाने में ही अपनी रात की नींद में भी इंटरफेरेंस पैदा कर रहे हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी मेज पर पड़े उस डाइट कोक के कैन को देखा जिसे वो लंच के वक्त अक्सर पीता था। उसे एहसास हुआ कि ये सब नैप ब्लॉकर्स हैं जो उसके शरीर की कुदरती पुकार को अनसुना कर देते हैं। उसने अब तय किया कि वो अपने लिए एक नैप सैंक्चुरी खोजेगा, एक ऐसी जगह जहां वह दुनिया के शोर से कट सके, लेकिन दफ्तर में शांति मिलना तो टेही खीर थी। खन्ना जी ने उसे बताया कि झपकी लेने के लिए बिस्तर की जरूरत नहीं होती, बस एक ऐसी जगह चाहिए जहां रोशनी और आवाज को कंट्रोल किया जा सके। अर्जुन ने अपने लिए एक स्लीप शेड और ईयर प्लग्स का बंदोबस्त करने का सोचा ताकि वह रोशनी और शोर जैसे नैप ब्लॉकर्स को बेअसर कर सके। उसे लगा कि शायद अपनी कार में या किसी खाली केबिन में 20 मिनट बिताने से उसे वो रीसेट मिल सकता है जिसकी उसे तलाश थी। मगर अर्जुन के मन में अभी भी एक हिचकिचाहट थी। उसे बचपन से सिखाया गया था कि टाइम इज मनी और काम के बीच में सोना तो सिर्फ आलसियों की निशानी है। खन्ना जी ने उसकी आंखों में वो कशमकश पथली और हंसते हुए बोले, इसे कॉग्निटिव नैप अवर्जन कहते हैं अर्जुन, यानी तुम्हारे वो विचार जो तुम्हें अपनी सेहत सुधारने से रोक रहे हैं। उन्होंने उसे एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार फॉर्मूला दिया, आइडेंटिफाई, एड्रेस एंड रिप्लेस। अर्जुन को सबसे पहले उन नकारात्मक ख्यालों को पहचानना था कि वो आलसी है। फिर उसे खुद को वैज्ञानिक तथ्यों से जवाब देना था कि महान लीडर्स और कलाकार भी न झपकी लिया करते थे ताकि वे ज्यादा रचनात्मक हो सके। और अंत में उसे इस सोच को बदलना था कि नैपिंग मेक्स मी मोर प्रोडक्टिव। खन्ना जी ने उसे नैप जोन की अहमियत समझाई। दोपहर के 1 से 3 बजे के बीच का वो वक्त जब सूरज और शरीर की घड़ी दोनों मिलकर आपको आराम का सिग्नल देते हैं। अर्जुन को अब समझ आ रहा था कि उसे कोई जादुई चमत्कार नहीं चाहिए था, बस एक सही स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। खन्ना जी ने उसे बताया कि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज्ड नैप्स भी ले सकता है। अगर उसे अपनी मोटर स्किल्स
और स्टैमिना सुधारना है तो सिर्फ 20 मिनट की स्टेज 2 नैप काफी है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा मानसिक थकावट महसूस कर रहा है तो उसे स्लो वेव स्लीप की खुराक चाहिए होगी, जो उसके दिमाग से फालतू की यादों को हटाकर उसे साफ कर सके। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा कि उसे अपनी थकान का हैंगओवर उतारने के लिए हफ्तों का इंतजार नहीं करना है, बल्कि वो रोजाना छोटी छोटी किस्तों में अपना स्लीप डेट चुका सकता है। उसने महसूस किया कि अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ तालमेल बिठाना ही असली बुद्धिमानी है। उस शाम जब अर्जुन घर जाने के लिए निकला तो उसे लगा कि उसके पास अब एक नया नजरिया है। उसने रास्ते में कोई कैफीन वाली ड्रिंक नहीं ली और अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश की। उसे खन्ना जी की वो बात याद आई कि स्ट्रेस और फटीग में बहुत गहरा रिश्ता है। हम अक्सर जिन्हें तनाव मान लेते हैं वो असल में सिर्फ अधूरी नींद की पुकार होती है। उसने अपनी डायरी में अगला लक्ष्य लिखा। कल दोपहर 1 से 3 के बीच वो अपनी पहली साइंटिफिक नैप लेने की कोशिश करेगा। उसे पता था कि ये एक एडवेंचर की तरह होगा, जहां उसे अपने पुराने डर और नए विज्ञान के बीच संतुलन बिठाना है। अर्जुन को अब खुद पर भरोसा होने लगा था कि वो अपनी थकान की बेड़ियों को काट सकता है और फिर से उसी ताजगी को पा सकता है जो उसने सालों पहले खो दी थी। उसे महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ उसकी सेहत के लिए नहीं, बल्कि उसके उन रिश्तों के लिए भी जरूरी है जो उसकी चिड़चिड़ाहट की वजह से दम तोड़ रहे थे। अगले हफ्ते दफ्तर में जैसे कोई तूफान आ गया। क्लाइंट की तरफ से एक ऐसी डेडलाइन आई जिसने सबकी रातों की नींद उड़ा दी। अर्जुन को जो प्रोजेक्ट 10 दिनों में पूरा करना था, उसके लिए अब उसके पास सिर्फ 3 दिन बचे थे। उसके मन में वही पुराना ख्याल आया कि अब तो ऑल नाइटर मारना ही पड़ेगा, यानी पूरी रात जागकर काम करना होगा। लेकिन खन्ना जी ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि अर्जुन, ये वक्त घबराने का नहीं बल्कि एक्सट्रीम नैपिंग की ताकत को आजमाने का है। उन्होंने उसे बताया कि कैसे दुनिया के महान नाविक जब हफ्तों तक समुद्र में अकेले होते हैं तो वे घंटों की नींद के बजाय सिर्फ 20 से 20 मिनट की छोटी झपकियों के सहारे जिंदा रहते हैं और अपना होश कायम रखते हैं। खन्ना जी ने उसे समझाया कि जब नॉक्टर्नल स्लीप यानी रात की पूरी नींद मुमकिन न हो, तब प्रिवेंटिव नैप लेना सबसे समझदारी भरा काम है। ये वो झपकी है जो तुम थकान होने से पहले ही ले लेते हो, ताकि तुम्हारी अलर्टनेस और स्टैमिना की समय सीमा थोड़ी बढ़ जाए। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा कि बिना थके क्यों सोना, लेकिन खन्ना जी ने साफ किया कि इसका असर सिर्फ 8 से 10 घंटे तक ही रहता है, इसलिए इसे एक्सपायरेशन डेट वाला जादुई नुस्खा समझो। उन्होंने अर्जुन को ऑपरेशनल मेंटेनेंस नैप के बारे में भी बताया, जो काम के बीच बीच में ली जाती है ताकि परफॉर्मेंस में गिरावट आने से पहले ही दिमाग को रिचार्ज किया जा सके। जब अर्जुन ने पूछा कि क्या वो 3 से 4 घंटे एक साथ सो ले, तो खन्ना जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे संकट के समय नैप गोर्जिंग यानी बहुत ज्यादा सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे स्लीप इनर्शिया बहुत गहरा हो सकता है। इसके बजाय 90 मिनट का एक पूरा स्लीप साइकिल लेना बेहतर है, जिससे तुम सीधे रेम या स्टेज 2 फीट में जागोगे और बिना किसी भारीपन के तुरंत काम पर लौट सकोगे। उस रात जब दफ्तर की लाइटें मध्यम थी और अर्जुन की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी, उसे खन्ना जी की बताई हुई हिप्नोगोजा की बात याद आई। ये वो स्लीप ऑनसेट ड्रीमिंग वाली अवस्था है जब हम नींद और जागृत अवस्था के बीच के दरवाजे पर खड़े होते हैं। खन्ना जी ने उसे बताया था कि हार्वर्ड के रिसर्च में देखा गया कि कैसे लोग इस अवस्था में टेट्रिस जैसे गेम के ब्लॉक गिरते हुए देखते हैं और उनका दिमाग अनजाने में ही समस्याओं को सुलझाने लगता है। अर्जुन ने अपनी कुर्सी पीछे झुकाई और सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उसे लगा जैसे उसके कोड की पंक्तियां हवा में तैर रही है और जो बग उसे घंटों से परेशान कर रहा था, उसका समाधान अचानक उसके सामने एक तस्वीर की तरह उभर आया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी वैज्ञानिक ने सपने में बेंजीन रिंग की खोज की थी। अर्जुन को एहसास हुआ
कि उसका अवचेतन मन उस वक्त भी काम कर रहा होता है जब उसका शरीर आराम कर रहा होता है। खन्ना जी ने उसे अबरमन नैपिंग जैसी चीजों से सावधान भी किया था, जो इंटरनेट पर बहुत मशहूर है, जहां लोग दिन भर में सिर्फ छोटी छोटी झपकियां लेते हैं और रात को बिल्कुल नहीं सोते। उन्होंने साफ कहा कि यह तरीका लंबे समय तक नहीं चल सकता और ये असली नींद का विकल्प कभी नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ इमरजेंसी के लिए एक हथियार है। अर्जुन ने महसूस किया कि इस एक्सट्रीम स्थिति में भी वो शांत रह पा रहा था, क्योंकि वो अपने शरीर की हार्मोनल साइकिल को पूरी तरह तबाह नहीं कर रहा था। उसने अपनी प्रिवेंटिव नैप और ऑपरेशनल नैप्स के जरिए उस स्लीप प्रेशर को मैनेज कर लिया था जो उसे गिराने की कोशिश कर रहा था। काम के उस भारी दबाव के बीच भी अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि वह अपनी थकान को मात देने का हुनर सीख चुका है। उसने अपनी डायरी में नोट किया कि कैसे इन एक्सट्रीम नैप्स ने उसकी रचनात्मकता और डिसीजन मेकिंग को टूटने नहीं दिया। उसे लगा कि वो अब तक सिर्फ अपनी सीमाओं को जानता था, लेकिन आज वो उन सीमाओं को वैज्ञानिक तरीके से लांघना सीख गया है। खन्ना जी अक्सर कहते थे कि एक नेपोजिटिव नजरिया ही आपको भीड़ से अलग बनाता है, और आज अर्जुन उस नजरिए को जी रहा था। उसे अब उस 3 बजे वाले डेड जोन से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास रिकवरी नैप का वो जादुई औजार है जो उसे फिर से खड़ा कर देगा। उसकी थकान अब एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसा सिग्नल थी जिसका जवाब देना उसे बखूबी आता था। उसे महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ काम पूरा करने की बात नहीं है, ये तो खुद को फिर से खोजने का एक सफर है जो हर रोज एक नई ताजगी के साथ शुरू होता है। डेडलाइन खत्म हुई और ताज्जुब की बात यह थी कि अर्जुन उस पुराने क्रैश से बच गया जो उसे अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स के बाद होता था। काम खत्म करने के बाद भी उसकी ऊर्जा बरकरार थी और उसे लगा कि जैसे उसने समय के साथ एक नया समझौता कर लिया है। खन्ना जी उसे देखकर मुस्कुराए और बोले कि अर्जुन, अब तुम सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहे, तुम एक नेपोजिटिव इंसान बन गए हो, जिसका असर अब तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। उस शाम जब अर्जुन अपनी बहन के घर गया तो उसने अपनी नन्ही भांजी को गहरी नींद में सोते हुए देखा। उसे खन्ना जी की बात याद आई कि कैसे एक नवजात शिशु दिन के 16 से 18 घंटे सिर्फ सोने और खाने में बिताता है। उनके विकास की नींव ही इसी नींद पर टिकी होती है, जहां रैम बैटरी सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। धीरे धीरे उम्र के साथ ये जरूरत कम होती जाती है, लेकिन खत्म कभी नहीं होती। उसने देखा कि कैसे उसकी बहन भी नींद के लिए तरस रही थी और उसने उसे सलाह दी कि जब बच्चा सोए तो वो भी एक छोटी झपकी ले ले, ताकि वो स्लीप डेप्रिवेशन के लक्षणों से बच सके। अर्जुन का छोटा भाई, जो अब किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस में था, अक्सर चिड़चिड़ा रहता था और सुबह स्कूल जाने के लिए संघर्ष करता था। अर्जुन को अब समझ आ रहा था कि ये उसकी लेजीनेस नहीं है, बल्कि उसके बायोलॉजिकल क्लॉक में आने वाला एक कुदरती बदलाव है। किशोरों को असल में बड़ों से ज्यादा करीब 9 घंटे की नींद चाहिए होती है। अर्जुन ने उसे समझाया कि वीकेंड पर दोपहर तक सोने के बजाय अगर वो रोजाना स्कूल से आने के बाद एक छोटा नैप ले ले तो वो अपनी थकान और पढ़ाई के बोझ को बेहतर तरीके से संभाल पाएगा। उसने उसे 2R रूल के बारे में भी बताया कि सप्ताहांत पर सोने और जागने के समय में 2 घंटे से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ताकि शरीर की लय न बिगड़े। रात के खाने पर जब अर्जुन अपने माता पिता के साथ बैठा तो उसने गौर किया कि उसके पिता रात को 2 या 3 बजे ही जाग जाते थे और फिर उन्हें नींद नहीं आती थी। खन्ना जी ने उसे बताया था कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी स्लो वेव स्लीप कम होने लगती है और नींद टुकड़ों में बंट जाती है। बुजुर्गों के लिए दोपहर की झपकी सिर्फ एक सुकून नहीं, बल्कि एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस के खतरों से बचने का एक जरूरी तरीका है। अर्जुन ने महसूस किया कि नींद की जरूरत हर उम्र में अलग अलग रंगों में आती है, लेकिन उसका महत्व कभी कम नहीं होता।
अगले दिन लंच ब्रेक में अर्जुन ने अपनी थाली की तरफ ध्यान दिया। उसने वो भारी पास्ता और मीठा छोड़ दिया जो उसे अक्सर दोपहर में सुस्ती से भर देता था। खन्ना जी ने उसे ट्रिप्टोफैन के जादू के बारे में बताया था, जो टर्की, पनीर, दूध और मेवों में पाया जाता है और शरीर में मेलेटोनिन बनाने में मदद करता है। उसने अपनी डाइट में प्रोटीन, साबुत अनाज और समुद्री भोजन जैसे नैप फ्रेंडली खाद्यों को शामिल किया, जो शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देते हैं और नींद में बाधा नहीं डालते। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि कैल्शियम भी दिमाग को सुकून देने वाले हार्मोन बनाने में मदद करता है। अब उसका लंच उसे थकाता नहीं था, बल्कि उसे उस परफेक्ट नैप के लिए तैयार करता था जो उसे शाम के लिए रिचार्ज कर देती थी। अर्जुन की गर्लफ्रेंड मीरा ने भी उसकी पर्सनैलिटी में आए बदलाव को नोटिस किया। पहले वो अक्सर थका हुआ और उदास रहता था, लेकिन अब उसका मूड हमेशा बेहतर रहता था। खन्ना जी का कहना था कि झपकी लेने से दिमाग में सेरोटोनिन का छिड़काव होता है, जो गुस्से और चिड़चिड़ेपन को खत्म कर देता है। अर्जुन ने मीरा से कहा कि क्यों न वे साथ में झपकी लेने की आदत डालें, क्योंकि साथ में नैप लेना रिश्तों में नजदीकी और समझ बढ़ा सकता है। उसने मीरा को बताया कि महिलाओं को अक्सर इंसोम्निया और हार्मोनल बदलावों की वजह से नींद की ज्यादा समस्या होती है, इसलिए उनके लिए झपकी एक वरदान साबित हो सकती है। एक दिन ऑफिस में अर्जुन ने देखा कि एक नया केबिन खाली पड़ा है। उसने अपनी नैप पॉजिटिव सोच का इस्तेमाल करते हुए वहां रोशनी कम की और एक छोटा सा पोर्टेबल मैट बिछा दिया। उसे अब लेजी कहलाने का डर नहीं था, क्योंकि उसे नासा की वो रिसर्च याद थी, जिसमें बताया गया था कि झपकी लेने से प्रोडक्टिविटी और अलर्टनेस में 100% तक का सुधार हो सकता है। उसने महसूस किया कि वो अपने ऑफिस में एक छोटी सी वेलनेस क्रांति शुरू कर चुका है। उसके कलीग्स अब उससे पूछने लगे थे कि उसकी इस नई ऊर्जा का राज क्या है। अर्जुन अब सिर्फ अपनी नींद की मरम्मत नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपनी पूरी जीवन शैली को एक नई लय दे रहा था। उसे एहसास हुआ कि थकान को नजरअंदाज करना बहादुरी नहीं, बल्कि खुद के साथ नाइंसाफी है। उसने अपनी डायरी में लिखा कि स्लीप थेरेपी कोई दवा नहीं, बल्कि एक चुनाव है जो हम हर दिन करते हैं। उसने अपने अंदर की उस आवाज को सुनना शुरू कर दिया था, जो उसे बताती थी कि कब रुकना है और कब फिर से शुरू करना है। वो अब उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधार रहा था, जो सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि अच्छी नींद और मानसिक शांति से आता है। अर्जुन को अब यकीन था कि वो उस परफेक्ट वर्ल्ड के बहुत करीब है, जहां हर कोई अपनी कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर जी सकता है। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि वो इस बदलाव को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, क्योंकि एक थका हुआ समाज कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। उसने खन्ना जी से पूछा कि क्या हम इस दफ्तर को वाकई नैप फ्रेंडली बना सकते हैं। खन्ना जी ने उसे एक मशहूर पियानो वादक एन मैरी मैकडर्मॉट की मिसाल दी, जो सालों से अपने कॉन्सर्ट वाले दिनों में 90 से 120 मिनट की झपकी को एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह मानती है, ताकि वे मंच पर अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे सके। खन्ना जी ने समझाया कि जब बड़े बड़े कलाकार और वैज्ञानिक अपनी रचनाओं के लिए इस कुदरती आराम का सहारा ले सकते हैं, तो हम साधारण लोग क्यों नहीं। उन्होंने अर्जुन को बिल एंथोनी और नेशनल नैपिंग डे के बारे में बताया, जो लोगों को इस स्वास्थ्य लाभ के प्रति जागरूक करने के लिए समर्पित है। अर्जुन को समझ आया कि ये कोई व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि एक सामाजिक जरूरत है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अपने बॉस के सामने एक कन्विंसिंग प्रपोजल रखा, जिसमें उसने जोर दिया कि ये सिर्फ आराम नहीं, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का मसला है। उसने उन्हें बताया कि नासा की स्टडीज के मुताबिक झपकी लेने से प्रोडक्टिविटी में औसतन 13% की बढ़ोतरी होती है। उसने तर्क दिया कि एक नैप रूम बनाना किसी जिम या महंगे वेलनेस ट्रेनर को रखने से कहीं ज्यादा बारगेन वाला सौदा है, जो न केवल कर्मचारियों की सेहत सुधारता है, बल्कि रिटेंशन और संतुष्टि को भी बढ़ाता है। उसने हिलेरॉड, डेनमार्क के उस मेयर की कहानी भी सुनाई, जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए 6 हफ्ते का नैप ट्रायल
शुरू किया था और पाया कि जब कर्मचारियों को झपकी लेने की अनुमति मिली तो वे कम थके हुए और ज्यादा खुश महसूस करने लगे। अर्जुन ने बॉस को समझाया कि हमारे दफ्तर में भी करीब 40% लोग पहले से ही छिपकर झपकी लेते हैं, तो क्यों न इसे एक सम्मानजनक नीति बना दिया जाए। धीरे धीरे दफ्तर का माहौल बदलने लगा और वो स्टिग्मा या शर्मिंदगी खत्म होने लगी जो दिन में सोने के साथ जुड़ी थी। जहां पहले लोग डेस्क पर सिर झुकाकर झपकी लेने में डरते थे, अब वहां एक क्वाइट रूम बन चुका था जिसमें सोफे, मंद रोशनी और ताजे पौधे लगे थे। अर्जुन ने देखा कि अब लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सिर्फ सुविधाओं से नहीं बल्कि अपनी मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा से नाप रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक आदत नहीं बदली थी बल्कि एक ऐसी वेलनेस टेक्नोलॉजी को अपनाया था जो सदियों पुरानी थी पर आधुनिक दुनिया की भागदौड़ में खो गई थी। खन्ना जी की वो बात सच साबित हुई कि झपकी लेना आलस नहीं बल्कि एक जिम्मेदार चुनाव है। उस शाम जब अर्जुन दफ्तर से निकला तो उसे कोई हड़बड़ी महसूस नहीं हुई। उसने अपनी कार की खिड़की नीचे की और ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसे लगा कि वो अब वाकई उस परफेक्ट वर्ल्ड का हिस्सा है जहां इंसान मशीन बनने की कोशिश नहीं करता बल्कि अपनी बायोलॉजिकल रिदम का सम्मान करता है। उसकी आंखों में अब वो थकान वाली धुंध नहीं थी बल्कि एक शांत स्पष्टता थी। उसने महसूस किया कि असली अनुशासन खुद को बेतहाशा थकाने में नहीं बल्कि समय पर रुकने और खुद को रिचार्ज करने में है। उसकी चिड़चिड़ाहट अब गहरी शांति में बदल चुकी थी। उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना पलटा और एक सुकून भरी मुस्कान के साथ उसे बंद कर दिया। उसे अब अपनी अलर्टनेस, स्टैमिना और क्रिएटिविटी को जगाने के लिए किसी बाहरी उत्तेजक की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ जो तालमेल बिठाया था, उसने उसे एक नई और भरपूर जिंदगी दे दी थी। अब हर दोपहर का वो नैप जोन उसके लिए वक्त की बर्बादी नहीं बल्कि एक नया जन्म बन गया था। एक ऐसा जादुई गलियारा जो उसे कुछ पलों के लिए शांति में ले जाता और फिर एक ताजा, प्रफुल्लित इंसान बनाकर बाहर लाता। अर्जुन अब चल नहीं रहा था, वो अपनी जिंदगी की लहरों पर शान से तैर रहा था। उम्मीद है कि अर्जुन का ये सफर आपको भी अपनी कुदरत की लय को फिर से पहचानने और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, बस एक छोटा सा चुनाव है, अपनी सेहत, अपनी खुशी और अपनी पूरी क्षमता को फिर से पाने का। अपने शरीर की पुकार सुने, क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ने का सबसे तेज रास्ता बस थोड़ी देर के लिए ठहर जाना ही होता है। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक।